organic compounds purification. First of all, you know very well, organic compounds was not being found in laboratory. As we have started organic chemistry, in the organic chemistry, the first thing was vital force theory. Vital force theory was informed that none of the compound can be synthesized or formed in organic lab or chemistry lab. So the question came, and after that from plants and animals many of the compounds have been formed. So these compounds are pure or not. कोई भी कंपाउंड, जैसे हम लोग कोई एक कंपाउंड लेते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब उस एलिमेंट्स में से अगर प्योर किसी भी चीज़ का पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दे दिया जाए और उसको पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मिक्सचर्स हैं, उसको आपको सेपरेट करना है। तो कितने तरह से आप सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 4 मेथड्स है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जितने भी प्यूरिफिकेशन मेथड है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला सब्लिमेशन, जो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, व्हाट इज सब्लिमेशन आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा रियल सब्लिमेशन, क्योंकि अभी तक सब्लिमेशन का मतलब आप लोग समझते थे सीधे सॉलिड से गैसेस फॉर्म। और भी तरह के जो है प्यूरिफिकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी। ये तीनों जो है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको? सब्लिमेशन आप लोग जानते थे कि मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, तो उसको प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, आयोडीन का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में, उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों ने देखा, आप लोगों का घर पर भी बहुत सारे ऐसे, कितने लोग कभी नाइट में पहले ये कोरोना से पहले जब हम लोग घूमने जाते थे तो जितना पार्क सब में एक चना वाला आता था, वो चना जो ग्रीन कलर का चना होता था, उसके अंदर में वो आग पे बॉईल करके, मतलब वो चना जो है कच्चा चना रहता था, उसको पका करके हम लोग वहाँ पर उसको छील करके खाते थे, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सब्लिमेशन में कि बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए कोई भी कंपाउंड को आपको सेपरेट करना, 2 तरह के कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड उसके अंदर में मिक्सचर है, और मिक्सचर के साथ आपको इसको अलग करना है। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, इस सॉलिड फॉर्म से ये गैसियस फॉर्म अलग है, तो सॉलिड और गैसियस फॉर्म का सेपरेशन हम लोग करते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जैसे फनेल हो गए, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का नाम सुना है आप लोगों ने? जैसे हम लोगों के पास टिश्यू पेपर होता है, उसी तरीके से फिल्टर पेपर एक होता है। फिल्टर पेपर में क्या होता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग कॉटन पेपर होता है, उसके अंदर में आपको होल्स मिलेंगे, जिस होल से ये वेपर सेपरेट होगा, और वो फिल्टर पेपर के ऊपर में एक फनल रखा रहेगा, और फनल के जो लास्ट एंड है जहाँ से हम लोग कोई भी ऑयल को सेपरेट करते हैं, वाटर को सेपरेट, वहाँ पर कॉटन डालना होगा। तो 2 सॉलिड और वेपर स्टेट को हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस में हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको कि सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये चाइना डिश है, ये आपका फनेल है। कोई भी सब्लिमेबल कंपाउंड जो होगा इस फनेल के अंदर में आएगा, और फनेल का जो टिप है वहाँ पर जो हम लोग कॉटन डाल दिए हैं, और इसके अंदर में चाइना डिश के अंदर में आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस रहेंगे, जिसको आप सॉलिड फॉर्म कहते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म वाले जितने भी होंगे वो नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स होंगे, और जो वेपर के फॉर्म में जाएंगे वो सब्लिमेबल कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पर फनेल को हम लोगों को इन्वर्ट करके रखना है, ये फिल्टर पेपर डालना है, और ये चाइना डिश है जिसमें हमारा इम्प्योर कंपाउंड प्रेजेंट है। इसके देख लीजिए यहाँ पर कैसे प्रोसेस कैसे होता है। तो ये जो सब्लिमेबल कंपाउंड्स होगा वो फनेल के ऊपर एक लेयर का काम करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे आयोडीन हो गया, कैम्फर, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये सब आप सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्रिस्टलाइजेशन।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन सर? नाम तो सुना हुआ है, शायद जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया भी गया होगा क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं एनीवन? कोई बताएगा व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? आई थिंक शायद 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन, आई थिंक फिर 9th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में लिखा। तुम लोगों ने 7th तो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इतना विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन में तुम लोगों ने दांडी मार्च का नाम सुना? महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह के लिए किया, पानी से सॉल्ट बनता। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि दो तरह के मिसिबल कंपाउंड्स, उस मिसिबल कंपाउंड्स को आप फिल्टर करोगे, आप वेपराइज करोगे, उसको ड्राई करोगे, उसको ओवन के अंदर में रखोगे और उसके बाद जो क्रिस्टलाइजेशन, दो तरीके से ये क्रिस्टलाइजेशन भी होती है। ये 4 प्रोसेस जो आपको दिखा रहा है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मिसिबल कंपाउंड, 2 मिसिबल लिक्विड्स को आपने मिला तो उसका एक अलग होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा जो लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म को हम रेसिड्यू कहते हैं और लिक्विड फॉर्म को हम लोग फिल्टर कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आप कोई 2 कंपाउंड को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के साथ आपका ये एक सॉल्युबल सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। अब इस सैचुरेटेड कंपाउंड से आपको फिल्टर, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप लोगों को पता है ब्लू कलर्स में होता है, उसी तरह से हमारा सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड, उसका भी इस प्रोसेस से आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से बहुत देखिए यहाँ पर इस वाटर के अंदर में यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल्स को डाला, जो भी क्रिस्टल्स हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको हम लोग शेक करेंगे। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर में हमने इस 2 सॉल्ट को डाला, वाटर के अंदर में हमने इसको शेक किया और नहीं डिजॉल्व हुआ, सैचुरेटेड नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने इसको हीट किया। हीट करते ही हमने देखा कि ये हमारा सॉल्यूशन जो था वो सॉल्युबल हो। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन को हम लोग इस सक्शन पंप के थ्रू पहले उसको फिल्टर करेंगे। ये सक्शन पंप में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये फिल्टर होगा और ऊपर में जो पार्ट रह जाएगा वो आपका क्रिस्टल होगा। उस क्रिस्टल को पहले धोएंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर ओवन के अंदर में प्लेस करके उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन। ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरे केस में बहुत सारे ऐसा होता है कि वो सक्शन पंप के द्वारा देने के बावजूद भी वो क्रिस्टल नहीं बनता, तो उसमें हम लोग चारकोल पाउडर मिलाते हैं। चारकोल पाउडर जानते हो ना, कोयला जानते हो, कोयला का राख जो होता है चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर को जैसे आप मिलाओगे तो उसमें जितने भी एब्जॉर्बेंट होंगे वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद वापस सक्शन पंप के थ्रू आप डालोगे तो इसके अंदर में जो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने वाला होगा वो आपका प्योरली सेपरेट हो जाएगा। 2 लिक्विड का सेपरेशन अगर आप करते हो तो उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अब आता है तीसरा प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। नाम सुना होगा आपने, डिस्टिल्ड करना, डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड वाटर आपने नाम। डिस्टिलेशन प्रोसेस 2 ऐसे सॉल्यूशंस, 2 ऐसा लिक्विड जिसको मिक्स किया हमने और उसको हमने, जैसे मान लो केरोसिन है और वाटर, दोनों लिक्विड फॉर्म में, दोनों को मिक्स किया तो दोनों का अलग अलग लेयर बन जाता है। लेकिन अगर कोई वाटर और अल्कोहल C2H5OH और H2O को मिक्स, जिसमें क्या लेयर बनेगी। अब इसको अगर तुम्हें सेपरेट करना होगा तो डिस्टिलेशन में 2 तरह के डिस्टिलेशन, एक सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन का मेन यूज होता है अगर 2 लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस हो थोड़ा यूज होना चाहिए, एटलीस्ट 90 to 100, 70 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से 2 लिक्विड का सेपरेशन। अगर बहुत ही कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो उसके लिए हम लोग डिस्टिल्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है उसका यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को ले लीजिए, CHCl3 और NH2, बेंजीन के ऊपर में NH2 डाल दीजिए, एनिलीन, इस दोनों का मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो 123 डिग्री दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस हुआ। तो इसको आप जो है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या सब लगेगा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगेगा, ये ट्राइपॉड स्टैंड लगेगा, बंसिन बर्नर लगेगा। इसके बाद ये जो कंडेंस ट्यूब है, जिस कंडेंस ट्यूब से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज्ड होगा, उसको कंडेंस करके इस राउंड बॉटम ट्यूब में हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो उस राउंड बॉटम फ्लास्क में सेट होगा। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक सॉल्यूशन वही लिया है अमोनिया एनिलीन का और क्लोरोफॉर्म का, इस दोनों को मिलाया, लिक्विड को मिक्सचर किया, राउंड बॉटम फ्लास्क में दिया। राउंड बॉटम फ्लास्क के बाद ये कंडेंस जो है इसको पहले हीट किया, तो हीट जैसे करेगा तो इसके जो वेपराइज्ड फॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर के रूप में ऊपर जाएगा। वेपर के रूप में जैसे आएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर आउटलेट है और दूसरा वाटर इनलेट होगा, जिसमें वाटर को कंडेंस करके जिसका वेपर बाहर निकल रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस वेपर का ये ड्रॉपलेट जो आप देख रहे हैं ये दूसरे रिसीवर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, ह्यूज डिफरेंस, एटलीस्ट 70 डिग्री, कम से कम बोल रहा हूँ। तब जाकर के हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे, दो ऑर्गेनिक सॉल्युबल। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंस है। एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है 334 केल्विन है, दूसरे का 337। अगर इतना मतलब 3 केल्विन, केल्विन जान रहे हो ना, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो यहाँ पर आपका 334 और 337, एक जो है आपका 96 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर कैसे सेपरेट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है और मैंने कहा था एटलीस्ट 70 डिग्री का डिफरेंस रहना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री, वैसे 90 डिग्री बढ़ाया जाता है लेकिन कम से कम 70 डिग्री का होना चाहिए। ये सारे मेथड्स जब आप केमिस्ट बनोगे, केमिकल इंजीनियर बनोगे तो उस समय आपको सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें 11th-12th में इतना दे दिया है कि अगर कोई ग्रेजुएटेड होता है तो उसका बेसिक फॉर्म आपका 11th-12th में। कोई स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या फिर बीएससी केमिस्ट्री से करता है, एमएससी केमिस्ट्री से करता है, तो ये आपको केमिस्ट बनने में मदद करता है। आपको पता होगा वडोदरा में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मेथड। इसके बाद एक और है जो सबसे बेहतरीन है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। वो क्रोमेटोग्राफी आप अगर आपके पेरेंट्स को वो केमिस्ट तो उनसे पूछना HPLC है या नहीं है उनके लैब में, गैस क्रोमेटोग्राफी है या नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है या नहीं है। ये सारे मशीन होते हैं जिस मशीन के तहत आप कोई भी मिसिबल लिक्विड या मिसिबल सॉल्वेंट या मिसिबल सॉलिड सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड का आप डिटेक्ट कर सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर में कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखते हैं, अगर यहाँ पर बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप इस तरह का एक फ्लास्क लेंगे और ये फ्लास्क हमें फ्रैक्शन करके दिखाएगा कोई भी दो कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस दोनों में लिटिल बिट भी तो डिफरेंस है, 3 डिग्री का भी तो डिफरेंस था एटलीस्ट। तो ये जो है सबसे पहले उसको हम लोग बॉइल करेंगे। जैसे ही हम बॉइल करेंगे व्हाट विल हैपन, the process of the vapor, you will see this vapor in the large form, that how this fuming vapor will go into that condensed water. अब देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपका, कभी कभी क्या होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही डिफरेंस है तो नीचे वाला जो रहना चाहिए उसका भी बॉइल हो जाता है तो वापस वो नीचे आता है। तो ये जो आप देख रहे हो, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कभी कभी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो भी वेपर फॉर्म में जाता है, लेकिन जिसका ज़्यादा है वो वापस इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आता है। और जो रिसीवर है वहाँ पर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ पर वाटर इनलेट के थ्रू ये रिसीवर के अंदर में हमें दूसरे कंपाउंड का रिसीवर मिल जाता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को। अगर आप लोगों को कोई दो मिसिबल लिक्विड जो आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हो और सेपरेट करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे सेपरेट करें। कोई भी दो लिक्विड आप लोगों को कोई मिक्स करके दे दिया जाए तो आप कैसे सेपरेट करें। तो उसके लिए उस लिक्विड का प्रॉपर्टीज आपको बताओ, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, तब जाकर के आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे।
दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले पता होना, उसका नेचर, फिजिकल नेचर पता होना चाहिए, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर गैसेस को, जैसे गैसेस में आएगा उसको हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में ले जाएंगे, दोनों गैसेस का वापस हम देखेंगे वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सॉलिड स्टेट में PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन याद है कि भूल गए? यहाँ पर देख लीजिए जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से आप किसी भी दो मिसिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो देख लीजिए वेपर फॉर्म में अलग होता है। आप लोगों को पता है कि जितने भी फ्यूल हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सबको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक सो 8th स्टैंडर्ड में, 80 स्टैंडर्ड में था ना, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। याद आया? किसी को याद आया? भले नहीं पढ़ा होगा लेकिन याद तो आया होगा कि 8th स्टैंडर्ड में था कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। वो कोल एंड पेट्रोलियम में दिखाया गया होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से, कोल टार, याद आ रहा है कुछ कुछ? यहाँ पर तो उन सब का एक ही क्रूड ऑयल से ये सारे बनते हैं। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, तो ये सारा फ्यूल्स आपको मिल रहा है। पेट्रोलियम गैस जो LPG गैस हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, दूसरा गैसोलीन, पेट्रोल जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा केरोसिन, डीजल, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड अस्पार्ट, इन सबको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है ताकि इन सब का लिटिल बिट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अब एक और होता है कि अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को प्रेशर कम करें और उसके बाद उसको सेपरेट करें, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस गैस के अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर को लो कर दे, प्रेशर को रिड्यूस्ड कर दे, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के तहत भी आप दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर को कम करने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी लिक्विड है और उस लिक्विड में बहुत ही ज़्यादा उसका हाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर तुम्हें दूध पीना होता है और दूध बहुत ही ज़्यादा बॉइल्ड हो गया और तुमको तुरंत वो दूध पीना है, तो क्या करते हैं, उस ग्लास को हम लोग पानी के टब में या पानी के जग में डालते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, reduced under pressure, you are doing nothing else, you are doing the same method। जैसे आप उसको पानी में डालते हो, उसका टेम्परेचर विदिन 5 मिनट्स, विदिन 3 मिनट्स रिड्यूस होता है। टेम्परेचर लो हो गया, प्रेशर लो हो गया। तो प्रेशर लो होने से किसी भी दो मिसिबल लिक्विड को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ग्लिसरॉल का एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको आप रिड्यूस्ड अंडर प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप लोगों को इन सारे ऑर्गेनिक वेजल्स का नाम याद होना चाहिए। अब आप लोगों को पता भी है, कभी लैब गए हो आप लोग? नहीं गए हो, 11th स्टैंडर्ड तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नहीं गए, पूरा का पूरा ऑनलाइन गया है। स्कूल अटेंड करोगे तब जाकर पता चलेगा कि लैब का फेस कैसा होगा, उसके अंदर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एटलीस्ट ना देख सको वीडियो या फिर इमेज देख करके पता चल जाएगा तुम लोगों को कि आखिर वो क्या चीज़। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए, एक पीपीटी फॉर्म में है, उसको भी मैंने बनाया। अब देखो यहाँ पर एक, पता है इसका नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल। दो लिक्विड जो तुमको दिखाएगा कि यहाँ पर एक का लेयर एंड होता है, दूसरे का लेयर अलग है। तो ये सेपरेटिंग फनल से भी आप किसी भी दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कंपाउंड का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में लाने के साथ आप इसको सेपरेट, जैसे पानी में केरोसिन ऑयल मिला या फिर मस्टर्ड ऑयल मिला तो देखना दो लेयर बन जाएगा। तो इस मेथड से आप जो है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर कुछ कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल होने के साथ आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो थिन लेयर डिस्टिलेशन मेथड उसके लिए यूज करेंगे।
तो ये सारा मेथड हमारा डिस्टिलेशन के अंदर में आएगा। और उसके बाद एक नया, आप कह सकते हो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको क्रोमेटोग्राफी हम लोग कहते हैं। देख लीजिए, इसको पहले हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी के अंदर में डिसॉल्व करेंगे, उसको शेक करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ये दोनों का लेयर अलग अलग है। अब इसको निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, शेक करेंगे। देख लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर और पानी का लेयर। अब इस सेपरेटिंग फनल को निकालिए और इसको शेक करने के बाद आपको लगेगा कि ये दोनों मिक्स हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे पता चलेगा जब दोनों का लिक्विड का लेयर हमें नहीं पता चलेगा। तो इसको जैसे आप शेक करोगे तो कुछ पोर्शन जो है जो इमिसिबल लिक्विड्स का है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेकिंग एट मैक्सिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर आप दोनों को अलग करना चाहो तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नीचे में आप एक बीकर रख दीजिए और जहाँ पे आपका लेयर खत्म होता है तो उस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दो अलग अलग लेयर बन गए आपको। अब इस बीकर में जो है येलो कलर वाला लेयर जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिया रहेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। उसको यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों का लिक्विड आप, ये जो बबल्स आप देख रहे हो दैट इज नथिंग, वो येलो कलर का जो कंपाउंड है उसको हमने मिक्स करने की कोशिश किया बट वो मिक्स नहीं हुआ। वहाँ पर वापस वो प्रोसेस जो आपका कुछ लेयर्स जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स अगर आपका इस लेयर में भी मिक्स होकर के नीचे आ जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी अलग प्रोसेस है। देखिए, यहाँ पर हमने दोनों को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद वापस उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर के हमने हीट किया और हीट करने के साथ हमें पता चला कि दोनों जो है कंपाउंड अलग अलग। लेयर में डिफरेंस होना चाहिए दोनों का। लेयर से आप इजीली कोई भी कंपाउंड को, ये सारे फेनोमेना हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, एक बात बताओ, दूध से अगर पानी निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? ये हमारा क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, केमिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान लेना है तो ये जो अभी बताऊंगा मैं तुम लोग को, क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अगर मिल्क में वाटर डिजॉल्व है तो उसको कैसे सेपरेट, क्या करेंगे? विनेगर डालोगे या लेमन का जूस डालोगे तो तुम्हारा ना तो दूध रहेगा ना पानी रहेगा। पनीर नहीं बनाना बेटा, हमको दोनों को डिफरेंस करना है। पानी और दूध को अलग अलग करना है। क्या करें? राशि घर में काम करती हो, किचन में करो जाती हो नहीं? तुम जाती हो? कभी दूध को बॉईल किया? तो दूध को बॉईल करते समय जो ऊपर में जो तुम्हारा वेपर निकलता है, कभी तुमने वो जज किया वो मिल्क का वेपर है कि वाटर का वेपर? तो दिमाग में थिंकिंग आया कि हम लोग जो मिल्क को बॉईल करते हैं, मिल्क जनरली कितने डिग्री सेल्सियस में बॉईल करते हैं? 73। और वाटर जो है कितने डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है? 100 डिग्री। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। और मिल्क बॉईल हो रहा है और आपको पता चल रहा है वहाँ से वेपर्स भी निकल रहे हैं, लैक्टोज गैसियस फॉर्म में निकल रहा है, तो आप समझ लेना आपके मिल्क में बहुत। लेकिन अगर आपको 70 डिग्री से ज़्यादा ले जाना पड़ रहा है समझ लेना उस दूध में पानी। अगर वाले का भी आपको डिटेक्शन करना है ये बेईमानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, यू कैन डू बाय केमिस्ट्री। तो यहाँ पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस था। दोनों को अगर सेपरेट करना, हाँ अगर तुमको पानी भी कलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर वाटर तुमको कलेक्ट करना है मिल्क में से जो वाटर मिलाया गया है, अगर उसको तुम्हें कलेक्ट करना है तो कैसे? यस, देखो बहुत ही अच्छा श्लोक ने बताया अभी कि सर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसको एक केटली में ले लेंगे। केटली जानते हो तुम लोग? इस केटली को हमने यहाँ पर बॉईल किया गैस पे। ये हमारा गैस स्टोव है, यहाँ तक हमारा मिल्क है। अब मिल्क को जैसे बॉईल स्टार्ट होगा, अगर उसके अंदर में पानी तो ये वेपराइज्ड फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर में एक प्लेट डाल करके इसके ऊपर आप आइस क्यूब डाल, ये वेपर जो है
जो भी वेपर टच होगा उस प्लेट से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के आपका यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो पानी मिक्स था या सिर्फ लैक्टोज का गैसेस। इस दोनों का डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। नाम सुना ना कभी क्रोमेटोग्राफी का? आज तक तो नहीं सुने होंगे। सुना क्या नाम सुना? कब? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में ही सुना था, 10th स्टैंडर्ड में। अब मुझे बताओ कभी अगर तुम लोगों ने नाम सुना तो उससे क्या हो सकता है? ये पता था क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज किया जाता है? कलर का डिफरेंस के लिए। देखो सबसे पहले क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, उस चीज को समझते हैं हम लोग। क्रोमेटोग्राफी में तुम लोगों को दो सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड पार्टिकल्स है, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा अलग अलग कलर्स में होंगे। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। याद है क्रोमा नाम का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है। तो यहाँ पर देख लो, जब भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तुम लोगों को मिलेगा। जैसे तुमने कॉपर सल्फेट में पहली बार अगर आयरन का रॉड डाला होगा तो तुमने देखा होगा वो सॉल्यूशन ग्रीन होते हुए चेंज देखा होगा। तो ये तुम्हारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी मेथड, जिसमें तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हैं। कुछ कंपाउंड जो एब्जॉर्ब होते हैं, जो स्टेशनरी फेज कहलाते हैं, जो कुछ नहीं कलर में चेंज होते हैं, वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 टाइप्स के लेयर आपको, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तीनों का अलग अलग कलर है। नीचे वाले कलर आप देख लीजिए और उसके बाद अलग अलग और होते जाएंगे। तो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्रोमेटोग्राफी को 2 पार्ट में बांटा गया, एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपका 3 लेयर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही दोनों को जो पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, देखिए अब दिख रहा है कैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बॉटम की तरफ सिलिका जेल और एल्यूमिना इसके एग्जाम्पल्स है। अगर आप इस दोनों को मिक्स करोगे और मिक्स करने के बाद आप देखना ये पार्टीशन के रूप में फॉर्म के अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। अब इस अलग अलग पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए आप इजीली कह सकते हो कि सर दोनों का कलर अलग अलग है, तो दोनों को आप सेपरेट कर लो। लेकिन यहाँ पर आपको वो सेपरेशन नहीं करना है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का नाम सुना आपने? एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं सुना। तो सबसे पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बारे में बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। जैसे स्पॉन्ज होता है, तो स्पॉन्ज के ऊपर, पानी के ऊपर में अगर आप स्पॉन्ज को डालोगे तो पानी को वो एब्जॉर्ब करे। और एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है जिसके पास चारों साइड्स के लेयर होते हैं, जिसमें एक साइड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई सब्सटेंस, यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड डाउन, ये 3 साइड से तो फोर्स लग रहा है। लेकिन अपर पार्ट में आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? जैसे ये मान लो यहाँ पर ये है, तो इसको देखना है दोनों साइड से ये टच है, एक नेल्स के साथ अटैच है। अब यहाँ पर नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फोर्स। इसके ऊपर में जो एटमॉस्फेरिक का क्रिस्टल्स है जो इसके ऊपर में लेयर बैठेगा, क्या इन तीनों साइड में बैठेगा? ये लेफ्ट, राइट और नीचे वाला पार्ट में जो, जैसे मान लो हम लोग बाहर में स्कूटी लगाए, स्कूटी के सीट के ऊपर में देखना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल बैठे। मतलब तुम्हारे पास ये तीनों लेयर पे नहीं होकर के सिर्फ अपर लेयर पे इफेक्ट करता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? तो पूरा का पूरा सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर तुम जो 2 लेयर्स देखोगे, इस दोनों लेयर में जो अपर पार्ट वाला जो लेयर होगा उसको एब्जॉर्ब किया और वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पर हम दोनों जो लिक्विड्स हैं जिनका अलग अलग कलर है, उस कलर को भी हम लोग डिफरेंट पार्टीशंस के रूप में सेपरेट कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो लेयर्स का सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन के लिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आपका 2 एग्जाम्पल दिया था, सिलिका जेल।
नाम सुने हो सिलिका जेल का नाम सुने? जेल बाल में लगाने वाला जो जेल बॉयज लगाते हैं, पता है वो जेल किस चीज से बना? जेल किसको कहते हैं? 9th स्टैंडर्ड पढ़े हो सबसे केमिस्ट्री, याद करो तुम लोगों का एक चैप्टर था जिसमें दिया था सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे, लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, गैस को लिक्विड और गैस को गैस। उसी में एक नाम आया था इमल्शन, फोम, याद आया कुछ? एनसीईआरटी बुक में दिया हो पेज नंबर 34 के। ये सारा प्रोसेस इसलिए सिखाया जाता है कि उस समय तुम्हें याद रहे कि अगर इमल्शन नाम कह रहे हैं तो इमल्शन का मतलब होता है लिक्विड, अंदर में लिक्विड का। जेल में क्या हो? जेल में सॉलिड है और उसके अंदर में लिक्विड की क्रिस्टल्स, जैसे अभी देखना क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट आ तो उसके अंदर में देखना छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ जेल, जेल ऑफ कॉन्क्रीट। और वही जेल को यहाँ पे दोनों का अलग अलग कलर है, उसमें देखना क्रिस्टल्स का कलर अलग होगा और जो टूथपेस्ट है उसका कलर अलग होगा। उसको कैसे सेपरेट करोगे? द मेथड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को, ये जो दो मेथड्स होंगे यहाँ पे देखो, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। एडजॉर्प्शन तुम्हारा ऑलरेडी सेटल डाउन हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और पार्टीशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लेयर्स बनेंगे। यहाँ पे देखिए एक एडजॉर्प्शन में सीधा सीधी यहाँ पर नीचे में तुम्हारा वेल एंड सेटल डाउन हो गया, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के थे वो वहीं पर रुक जाएगा, वहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। सिलिका जेल और एल्यूमिना इन दोनों को मिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, इसमें हमारा सिलिका जेल मिक्स हुआ है और यहाँ पर हमारा एल्यूमिना मिक्स हुआ है। तो एक अलग पार्ट का तुम्हें फॉर्मेशन होगा जिस पार्ट से आप दोनों चीज को सेपरेट कर सकते हो। अब ये एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, इसमें भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अब ये कौन कौन से टाइप्स है एडजॉर्प्शन और पार्टीशन? एडजॉर्प्शन में आपका कॉलम और थिन लेयर, मतलब जो अलग अलग पार्ट में बढ़ गया है कॉलम। जैसे देखिए यहाँ पर कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपको दिखाएगा, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में किसी भी दो जेल को मिक्स करके अलग अलग कॉलम के रूप में आपको मिलेगा। अब ये कॉलम, थिन लेयर और पार्टीशन, ये तीनों क्रोमैटोग्राफी आ जाएगा आपका क्रोमैटोग्राफी के टाइप्स में, जो एक एडजॉर्प्शन के दो और पार्टीशन का भी अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए दो मिक्सचर कंपाउंड को मिलाया आपने, मिक्सचर कंपाउंड को मिलाने के साथ जैसे आप शेक करोगे, टेस्ट ट्यूब में किसी भी सॉल्यूशन को डिसॉल्व करने के बाद आपको शेक करना है, जो भी आपका शेक करने के बाद जो लेयर्स मिलेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर तीनों के बीच में एक थिन लेयर है, दिख रहा है व्हाइट कलर का। व्हाट इज दैट? ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है। आपका पार्ट पार्ट कर दिया ना, जो भी कंपाउंड है उसको सेपरेट कर दिया ना, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। अब यहाँ पर थिन लेयर वाला में आप देखिए, कभी आपने कोई ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें दोनों लिक्विड के बीच में बहुत ही पतला लेयर का डिफरेंस, कोई भी दो जिसमें बहुत ही मतलब मिनिमम डिफरेंस हुआ, दो लिक्विड को आप या दो लिक्विड या दो सॉलिड जेल्स को आप मिला दीजिए, सॉलिड लिक्विड को मिला दीजिए जिसमें एक स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले उस सॉलिड को लेकर के आप जो है चाइना डिश या फिर आप टेस्टर आता है जिस पर आप लेकर के आपको पता चलेगा कि ये दो कंपाउंड्स के मिक्सचर, इस दोनों कंपाउंड का जिसको हम लोग क्रोमा प्लेट्स भी कहते हैं, उस क्रोमा प्लेट्स पर जैसे आप लोगे तो वो डिटेक्ट करेगा जो आपका जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, देखना नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट को जैसे ही ले जाओगे तो नॉर्थ पोल वाला डायरेक्शन उस साइड हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्रोमा प्लेट्स को जैसे ही आप वाटर के अंदर में या एक सॉल्यूशन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर में आप उसको डुबाओगे तो वो आपका सेपरेट हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का डॉट, वो आपका लेयर्स का डिफरेंस बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक इस लिक्विड का लेयर, जो क्रोमा प्लेट में आप डिटरमाइन करोगे कि इस लिक्विड का डिफरेंस कितना। देखिए यहाँ पर डिफरेंस सबका दिया गया है।
The retardation factor of the component is unique with respect to stationary phase. Hence, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले आप देख लीजिए, साइट्रिक एसिड का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और सुक्रोज ले लीजिए, सॉडस्ट ले लीजिए, जैगरी सॉडस्ट ले लीजिए, जैगरी और सॉडस्ट सबका आप देखिए रेशियो लिया गया है सैंपल में और इसको आपको सेपरेट करना। ये सब खाने वाली चीज़ें, जैगरी खाते हो ना, विंटर सीजन में खाया जाता है, क्या बोलते हैं गुजरात में, गौड़ खाते हो ना? नहीं खाते, नहीं अच्छा लगता। उसी से तुम्हारा जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। पहले वो शुगर केन होता है, शुगर केन को नहीं खाता है, हाँ तो खाने में क्या दिक्कत है, वो नहीं खाते, नहीं अच्छा लगता, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखे तो होंगे ना, गौड़ मॉल में कभी गया होगा तो देखा होगा जो हमारा डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें इन सारी प्रोसेस के थ्रू ही शुगर फैक्ट्री में करता क्या है, ये जैगरी को क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट किया जाता है और तुम्हारा सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों चारों सैंपल लिया है, अब इस सैंपल में आप सबके लेयर्स के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, उनका रिटार्डेशन फैक्टर देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो दोनों को सेपरेट करेगा, किस तरह से सेपरेट करेगा, the components are separated into separate slots, appearing from the bottom to the top of the plate. Depending on the degree of absorption, the separation of the components takes place and leaves different colored spots. When the compounds are colored at different levels of the plate, the spots of the colorless compounds which are invisible to the eye can be detected by placing the plate under ultraviolet light. Another method to detect the spots of colorless compounds is देखो यहाँ पर ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मशीन का नाम होता है HPLC। इस मशीन से आप रेज को स्प्लिट करोगे, जो रेज आपका दोनों लिक्विड के लेयर का जो डिफरेंस होगा, जो रिटार्डेशन फैक्टर होगा, वो आपका इस क्रोमा प्लेट पे डिटरमाइन होगा। और सोचो टेक्निकल्स कितने आगे जा रहे हैं जो तुम्हें दो लिक्विड का डिफरेंस बता रहे हैं। placing the glass spot in a colored jar containing a few crystals of iodine. The colorless spots of the compounds which absorb iodine will appear as brown spots. Apart from these two methods, sometimes an appropriate reagent will also be sprayed on the plate. For example, the amino acids are detected by spraying the red hydrogen solution on the glass plate. When spraying with hydrogen, the colorless spots appear mainly as purple or brown colored spots. Another type of chromatography is partition chromatography. This type वो एग्जाम्पल जो भी आपने देखा, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ थिन क्रोमेटोग्राफी। थिन क्रोमेटोग्राफी में आपने देखा इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हो चुका है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें का डिटेक्ट कर सकते हो। ये जो स्पॉट्स वाला बताया था, वो स्पॉट्स के पीछे एमिनो एसिड्स का स्पेशली डिफरेंशिएशन करा जाता है। देखना किसी का अगर बीपी हाई हो जाता है तो बीपी हाई होने के साथ उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है पहले आप ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना। तो यूरिन टेस्ट में भी आपका यहाँ पे यूरिन के अंदर में क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया दैट्स एमिनो एसिड्स में वहाँ पर जो ये स्पॉट्स का पता चलता है कि इस आदमी का ब्लड प्रेशर का इंक्रीमेंट का रीज़न क्या है। वेयर इज द ब्राउन स्पॉट इन दैट chroma plates, and that chroma plates will give you the determinations that why a person's blood pressure is high. ये सारे जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं। Each and everything is chemistry from morning when you woke up and go for fresh, you take a water, that is also a chemical compound.
जो हाइड्रोजन चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि ऑक्सीहाइड्राइड्स, सब सोने से लेकर रात में जो गुड नाइट जलाते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो केमिकल कंपाउंड। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री अराउंड यू। यू डू वर्क विद केमिस्ट्री बट यू डू नॉट रीड अबाउट दैट। तुमको पता भी है कि मच्छर जो है बेहोश होते कि मरते गुड नाइट। कभी सोचे? एक बार मैंने काला हिट लेकर के कॉकरोच के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया। मैंने काला हिट कॉकरोच था वहाँ पर, उसके ऊपर में मैंने डाला। वो कॉकरोच कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और उसके बाद उठ फुट के फिर वापस निकल गया। सोचो उसके अंदर में ऐसा कौन सा, क्योंकि कॉकरोच में जो आप परफ्यूम जो भी आप डालते हो, स्प्रे जो डालते हो, वो स्प्रे अगर मान लीजिए ज़्यादा पॉइजनस डाल देगा तो वो स्प्रे तो आपके ही अराउंड में जाएगा ना, और आपके अराउंड में अगर पॉइजनस गैस होगा तो उस फ्यूम्स को आप भी तो स्मेल करोगे ना, तो मरने का चांस तो आपका भी बढ़ सकता है, सिर्फ कॉकरोच का नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आया? लेकिन कॉकरोच और ह्यूमन बीइंग, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता होगा कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका मौत का लेवल अलग होगा और इंसान के मौत का लेवल अलग होगा। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की पार्ट है जो आपको एक अलग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू दिया जाता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किसको कहते हैं? ये आपका डिफरेंट पार्ट्स के रूप में दो सॉल्यूट्स को डिफरेंट मतलब सेपरेट करेगा, जो आपका एक स्टेशनरी फेज होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। Work is based on continuous differential partition of solids between mobile and stationary phases. It includes paper chromatography, where a special quality paper known as chromatography paper is used. Chromatography paper has water molecules trapped within it, which act as a stationary phase. Now let's take a closer look at the procedure. The chromatography paper is spotted at the place where the solution of the mixture to be separated. Then the paper is suspended in a closed jar containing a suitable solvent or a mixture of solvents. The solvent rises up by capillary action and flows over the spot. Depending on the differential partition of the components in the mixture, they get separated with the mobile solvent. Such a paper strip is called a chromatogram. The spots of the separated colored compounds are visible at different heights from the position of the initial spot due to their original color. The spots of the separated colorless compounds may be observed either under ultraviolet or by spraying an appropriate reagent as done in color chromatography. Then the paper is the chromatogram. The original color. The spots of the separated colorless compounds may be observed either under ultraviolet or by spraying an appropriate reagent as done in color chromatography. सबसे पहले जितने भी सेपरेशन मेथड है आपके लाइफ में कहाँ यूज है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको नहीं बनना है केमिस्ट, नहीं बनना है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई डोंट वांट टू बिकम अ मेडिसिनर और केमिस्ट बनाने वाला मुझे नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में इसलिए यूज होता है कि सिर्फ और सिर्फ दवा बनाना या फिर किसी भी चीज़ को सेपरेट करना। खाना तो तुम खाओगे ना, पानी तो पियोगे ना। मैं जब MSc में था तो हमारे एक ऐसे प्रोफेसर थे, स्मेल से पता कर लेता था ये कौन सा गैस है। जैसे मान लो LPG गैस है, उसमें नॉर्मल ब्यूटेन पाया, और LPG गैस का जो स्मेल होता है तो तुम लोग पता कर लेते हो, कहीं पे गैस लीक भरा पता चल जाएगा तुम लोगों को, तो वो ब्यूटेन। उस तरीके से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स तुरंत पता कर लेना विद द हेल्प ऑफ स्मेल। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक का स्पार्क भी मिल रहा है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो स्मेल से तुम पता कर सकते हो।
जैसे हम लोग कभी कभी कार में मोबाइल को चार्ज करते हैं, वो चार्जिंग वाला पोर्शन कभी कभी स्पार्क कर देता है। उसके कुछ रीजन क्या है? सिलिका, उसके ऊपर में बालू की जो रेत की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बैठ जाता है, वो सिलिका जो है सिलिकन से रिएक्ट करके स्पार्क कर देता है, तुम्हारा पूरा डिटेक्टेबल वहाँ पर रहता है। तो ये सारी चीजें हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है जो हमारे डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में यूज करने का मतलब हुआ कि हम जिंदगी को जीते तो हैं, कुछ भी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर्स बनो, नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनना है, यू कैन गो टू योर नेक्स्ट लेवल स्ट्रीम, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, बीकॉम हो गया, जो भी आपको करना चाहिए, बट लाइफ को जियोगे ना, लाइफ को जीने के लिए कुछ एप्लीकेशंस करोगे, कुछ यूजेस करोगे। तो कम मार्क्स आना, ज़्यादा मार्क्स आना, दैट इज डिफरेंट। कोई नीट में टॉपर बन जाता है, कोई नीट 3 टाइम भी अपेयर होता है, नहीं, दैट इज डिफरेंट। बट गेटिंग अ नॉलेज इज डिफरेंट। Becoming a successful person and becoming a knowledgeable person, that is two different। आपके पास ज्ञान आ गया, भले आपके पास डिग्री नहीं है। कुछ लोग देखना जिंदगी भर में कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, फुल लाइफ फ्रॉम 0 टू लेकर के जितने दिन जीता तब तक। उसके पीछे रीजन होता है, he knows how to control his life। हम लोग अपने हेल्थ पे नहीं सिक्योर कर पाते, कुछ खाना खाते हैं, ऑयली सब्सटेंस खाने में मजा आता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तुम्हारे हार्ट के अंदर में क्या रिएक्शन करेगा, वो सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जिंदगी जीने के लिए ये सारी यूजेस तो जरूरी या नहीं? पढ़ाई को एक सेपरेट करो, लेकिन लाइफ को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है ना। ये सारे प्रोसेस जब आप ऑर्गेनिक लैब में आओगे तो जाकर के आपको पता चलेगा कि रियली हाउ डू वी सेपरेट। जब पकड़ोगे फनल कैसा होता है, सेपरेटिंग फनल के अंदर में जो लिक्विड डाल के खुद से सेपरेट करोगे, तब जाकर पता चलेगा किस तरह से सेपरेट होते हैं। अभी तो सिर्फ देखा है तुमने, और क्या क्या चीज़ें होगी हमारे लैब में, मैं उसके बारे में